नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज के खास प्रोग्राम सीधे सवाल में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह। पहले राव इंद्रजीत सिंह का परिचय करवाते हैं, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सीधे सवालों में आज उमेश जोशी के सवालों का सामना करेंगे गुड़गांव से कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत सिंह। साल 1950 में रेवाड़ी में जन्मे राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक जीवन का आगाज 1977 से हुआ, जिसके बाद वो 4 बार विधायक चुने गए। साल 1998 में महेंद्रगढ़ से पहली बार राव इंद्रजीत ने लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद साल 2004 और साल 2009 में भी लोकसभा का चुनाव जीतकर इन्होंने साबित कर दिखाया कि जनता उन पर कितना विश्वास करती है और वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। राव इंद्रजीत ने केंद्र में विदेशी मामलों और रक्षा उत्पादन के राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो हरियाणा में पर्यावरण और वन मंत्रालय, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों का पदभार भी संभाला। साथ ही साल 2009 में तकनीकी सूचना समिति के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाली। राव इंद्रजीत सिंह ने सियासी सफर में एक अलग पहचान बनाई, जिसमें उन्हें पार्टी के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जनहित की भावना हमेशा सर्वोपरि रही। राजनीतिक जीवन से हट के बात की जाए तो सानावर के लॉरेंस स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की और उसके बाद वकालत भी शुरू कर दी। राव इंद्रजीत सिंह 1990 से 2003 तक भारतीय शूटिंग टीम में रहे, जिसमें उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक भी हासिल किया। साथ ही स्किट में भी वे 3 साल तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे और सैफ खेलों में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी राव इंद्रजीत प्रयासरत रहे। तो चलिए अब सीधे सवालों में मिलाते हैं आपको सांसद राव इंद्रजीत सिंह से। राव साहब, दक्षिण हरियाणा की राजनीति में अचानक उबाल कैसे आ गया? अचानक तो मैं नहीं कहूँगा, ये कई दशकों का परिणाम है कि आज के दिन यहाँ के लोग अपने आप को अपेक्षित समझ रहे हैं। सत्ताएं अनेक आईं, अनेक गईं, लेकिन मूल रूप से जो सुविधाएं सरकारों के मार्फत इस क्षेत्र को या दक्षिणी हरियाणा को, जैसे आपने अर्ज़ किया, इसको नहीं मिल पाई हैं, तो आखिरकार जाकर के लोगों को अपने आप को उजागर करना ही पड़ा। सो उस तौर के वो उस चीज़ का ये परिणाम है। देखिए, आपने कहा कि कई दशकों का ये नतीजा है। बिल्कुल मानते हैं कि एक दिन में ये स्थिति पैदा नहीं होती है, लेकिन कई दशकों से यहाँ की राजनीति में कोई वैक्यूम भी नहीं रहा। विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो ये उपेक्षा का जो भाव है ये अचानक कैसे पैदा हुआ? देखिए, दक्षिणी हरियाणा में गुड़गांव सबसे प्रसिद्ध शहर है। आज के दिन मैं अगर यूं कहूं कि हरियाणा के लिए ये सोने की मुर्गी है तो गलत नहीं होगा। 55% राजस्व आज के दिन हरियाणा कोष के अंदर अकेले गुड़गांव ज़िले से जाता है, और फिर भी वहाँ पे मूल रूप की सुविधाएं, चाहे वो सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल्स की बिल्डिंग हों या डॉक्टर हों या मास्टर हों, जब वो उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते तो लोगों का गुस्सा जाहिर है कि उजागर होगा। और ये तो एक पहलू है कि जब हम पैसा दे रहे हैं उसका 10% हिस्सा भी हमारे को अगर मिल जाता तो पर्याप्त मात्रा के अंदर हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो जाती, ये लोगों का मानना है। लेकिन केवल ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि गुड़गांव कुल मिलाकर के ज़िले के अंदर तकरीबन 80-82 हज़ार एकड़ भूमि है। पिछले दिनों के अंदर चर्चाएं चेंज ऑफ लैंड यूज़ की रहीं, और जो ज़मीनों की कीमत पिछले दशक के अंदर दिन प्रतिदिन, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ी हैं, वो शायद हरियाणा पंजाब से अलग होने के उपरांत या कोई भी प्रदेश के अंदर इस तौर के ऊपर कीमतें तेज़ी से नहीं बढ़ी। बिल्कुल ठीक है। और इस 80,000 एकड़ भूमि गुड़गांव की में से मास्टर प्लान्स के माध्यम से मौजूदा हरियाणा की सरकार ने 3 प्लान के माध्यम से, यानी कि 21 का, 25 का और 31 का मास्टर प्लान 3-4 साल की दायरे के अंदर अंदर तजवीज़ किया। जब ये सत्तासीन हुए थे उस समय 2011 का
मास्टर प्लान इनकी टेबल पे था 2004 के अंदर, पिछली सरकार का बनाया हुआ था। उसके अंदर भी प्लॉट्स खाली हैं, उसके अंदर भी रेजिडेंशियल के भी खाली हैं, कमर्शियल के भी खाली हैं, इंडस्ट्रियल के भी खाली हैं। वो तो पूरे हुए नहीं, इन्होंने 21 का, 25 का, 31 का और बना दिया। और जो कुल मिलाकर के 80,000 एकड़ का जिसका मैंने जिक्र किया है, उसमें से 54,000 एकड़ ऐसी भूमि है जिनके ऊपर इन्होंने मास्टर प्लान के माध्यम से ये दर्शा दिया है कि यहाँ हम किसी तौर के ऊपर डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि CLU करेंगे जी, यानी कि एग्रीकल्चर से हटकर किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। और 54,000 ये जोड़ लो, और फिर नदी नाले जोड़ लो, रास्ते जोड़ लो, कैनाल्स जोड़ लो, दगड़े गांव के दो जोड़ लो, शहर और गांव जोड़ लो, तो 80,000 एकड़ गुड़गांव की भूमि में से क्या कुछ ज़मीन खुले तौर के ऊपर रह भी जाती है? तो गुड़गांव का तो ये मसला है। राव साहब, डेवलपमेंट जब करना होता है तो कुछ ज़मीन तो अक्वायर करनी पड़ेगी, या तो डेवलपमेंट छोड़ दीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, दूसरी ओर डेवलपमेंट करने के लिए ज़मीन अक्वायर करते हैं, तो इस पर भी आपको एतराज़ है। आपके पास कोई बैलेंस्ड व्यू है? हाँ, मैं तो बैलेंस व्यू है, हर एक जगह होता है। वो तो ये है कि इतनी ज़मीन आप इस्तेमाल करें जिससे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर के ऊपर, मॉडल के तौर के ऊपर आप कार्य कर सकें। अब नीचे ज़मीन के पानी है नहीं। डार्क जोन के अंदर पिछले 2 दशकों से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड चिल्ला रहा है अपनी पूरी आवाज़ के अंदर। लाइसेंसेस दिन दिहाड़े दिए जा रहे हैं। 21,000 एकड़ भूमि चेंज ऑफ लैंड यूज़ ऑलरेडी कर दी गई है। कुछ 12,000 रिलायंस को SEZ के तौर के ऊपर 12,500 दिए, बाकी 10-12,000 उन्होंने और दिए। आप ये बताइए, केंद्र में आप सांसद हैं, मंत्री भी रहे, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से कह करके आप रिचार्जिंग की कोई सुविधा पैदा नहीं करवा सकते थे? हाँ, वो तो होती है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो कह रहा है, ये हमारे से पहले या पब्लिक में इस बात को आने से पहले तो सरकारों को कहता है। तो हमारी सरकार अगर आज के दिन एक योजना बना लेती कि जो हमारा बरसाती पानी है, जमुना में आता है और नदियों में आता है, बह करके बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये पानी अगर योजना तहत इसको जोड़ करके, और जो हमारे एक्वीफर्स हैं ज़मीन के नीचे हैं, उनको रिचार्जिंग के वास्ते इस्तेमाल करने के लिए, हमारे इस क्षेत्र के अंदर दोहान नदी है, सहाबी नदी है, कृष्णावती है, ये कई नदियां हैं। मेरा यही सवाल है कि एक सांसद के नाते आपने क्या भूमिका निभाई रिचार्जिंग के लिए? रिचार्जिंग के लिए सरकार हरियाणा की कुछ तजवीज़ करेगी, जब भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा देगी। ऐसी कोई योजना ही नहीं बनी। आपकी क्या भूमिका हो सकती है इसमें? मेरी भूमिका तो ये हो सकती है कि हरियाणा सरकार एक योजना बनाए कि भाई हम ये पानी को इन क्षेत्रों के अंदर जिसका मैंने जिक्र किया था लाने के लिए, ये नहर तैयार करने के लिए सेंटर से मदद मांग रहे हैं। और उस सेंटर से जब मदद मांगी जाती है तो बतौर MP, बतौर कैबिनेट, मैं समझता हूँ सारे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और मैं उसके अंदर एक वकील के तौर पर भूमिका अदा करूँगा। संसद में आपने कभी इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई? संसद तो चल नहीं रहा है जोशी जी। पिछले एक UPA 2 के टाइम के ऊपर तो संसद चला ही नहीं है। सवाल होते हैं, 100 करनी हो जाते हैं, कुछ बोलने की सोच करके जाते हैं, 100 नहीं होता। UPA 1 में आप मंत्री थे, इसलिए आपकी मजबूरी थी, आप आवाज़ नहीं उठा सकते थे? जी हाँ, पर अगर UPA 1 में मैं कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं था, मैं था छोटा मंत्री जी। लेकिन मंत्रियों के ऊपर थोड़ी सी इस तरह पे पाबंदी है कि उनको अमूमन बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन डेवलपमेंट के विषय में चर्चाएं हमने अनेक तौर के ऊपर करी, और जब चर्चाएं हमारी एक कान से सुनी गई या दूसरे कान से निकाल दी गई और उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ गया, तभी मजबूरन मेरे को भी उजागर होना पड़ा। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारे खास मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह से बातचीत जारी रहेगी। आज के दिन तो मैं यही महसूस करता हूँ कि हरियाणा में अंदर सांसद क्या, सारे चुने हुए नुमाइंदे आज के दिन असहाय हैं।